हाँ जी नमस्कार। आप सभी तैयार हैं राजस्थान पुलिस के लिए और हम भी आपके लिए तैयार हैं। और हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति में स्थापत्य कला पर। स्थापत्य कला में हम पढ़ रहे थे राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य, और उसमें हमने चर्चा की थी कि जो किले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद स्थायी आवास हुआ, उससे इनके अवशेष मिलने प्रारंभ हुए। राजस्थान में अवशेष कालीबंगा से मिले। मनुस्मृति ने सबसे पहले वर्णन किया और उसने बताया कि किले 6 प्रकार के होते हैं। कौटिल्य ने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। मनुस्मृति और कौटिल्य के अनुसार जो श्रेष्ठ किला था वो था गिरिदुर्ग। और राजस्थान के 6 किले ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। वो किले हैं चिक्कू गाजराम यानी चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन जैसलमेर और रणथंभौर का किला इस सूची में, आमेर का किला इस सूची में शामिल थे। हमने ये भी पढ़ा कि ये किले 21 जून 2013 को इस सूची में शामिल किए गए थे। इसके बाद एक पुस्तक जिसका नाम था शुक्रनीति। शुक्रनीति कहती है कि किले 9 प्रकार के हैं: एरण, पारिक, पारिद, गिरी, वन, जल, सैन्य, सहाय और दानवन। ये प्रकार हम पढ़ चुके थे। और इसके बाद आज हमारा जो पहला किला होगा दुर्ग स्थापत्य में वो है जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, किला चित्तौड़ का किला। राजस्थान की स्थापत्य कला में जिस पहले किले पर हम चर्चा करेंगे वो है हमारा चित्तौड़ का किला। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। इस किले के लिए एक कहावत है, इसे राजस्थान की पहचान माना जाता है क्योंकि चित्तौड़ या फिर मेवाड़ राजस्थान में शौर्य का प्रतीक है। राजस्थान की संस्कृति, यदि भारत के इतिहास में से आप मेवाड़ का इतिहास हटा दो तो इतिहास नहीं बचता है, क्योंकि यहीं के शासक थे जिन्होंने मुगलों का प्रबल विरोध किया, उनकी कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। अंत में अमर सिंह के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली गई। वो बातें आप इतिहास में पढ़ोगे। हमारा जो पहला दुर्ग है वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ का सबसे आसान सवाल ये है कि चित्तौड़ का किला कहाँ स्थित है, और इसमें भी आप ऑप्शन मांगते हो तो फिर तो आप अजीब हो, क्योंकि आपसे पूछा जाए कि नेपोलियन के सफ़ेद घोड़े का रंग कैसा था और आप कहें काला, तो फिर तो बड़ी बात है। चित्तौड़ का किला चित्तौड़ में ही स्थित है, बहुत बड़ी खास बात है इसकी। इसका जो निर्माण हुआ था वो आरंभ में मौर्य शासक जिनका नाम है अशोक महान, उनके पुत्र जिसका नाम था संप्रति। अशोक के पुत्र संप्रति के द्वारा एक किले का निर्माण करवाया गया। और ये जो किले के खंडर थे, इसी खंडर पर इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के ही शासक जिनका नाम है चित्रांगद मौर्य, अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेषों पर चित्तौड़ के किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। अब व्यक्ति एक ही है चित्रांगद मौर्य, इसे कई जगह लिखते हैं चित्रांग, कई जगह से चित्रांग मौर्य लिखा जाता है। एक बार 2nd ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक बौद्ध पुस्तक जिसका नाम है कुमारपाल प्रबंध, कि कुमारपाल प्रबंध व अन्य बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो चित्तौड़ का किला है उसका निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन में दोनों थे, चित्रांगद मौर्य भी और चित्रांग मौर्य भी। यदि ऐसा होता है, दोबारा रिपीट होता है, तो इसका सही जवाब है कुमारपाल प्रबंध के अनुसार तो है चित्रांग मौर्य, और यदि सीधा निर्माता पूछा जाए तो इसका निर्माता है चित्रांगद मौर्य। चित्तौड़ का किला जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है चित्रकूट पहाड़ी। चित्तौड़ का किला जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम चित्रकूट पहाड़ी है, और पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे पठार कहा जाता है। और ये किला जिस पठार पर निर्मित है उस पठार का नाम है मेसा का पठार। चित्तौड़ दुर्ग
अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेषों पर 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। कुमारपाल प्रबंध जो बौद्ध पुस्तक है वो कहती है कि इसका निर्माता चित्रांगद मौर्य है। जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है चित्रकूट पहाड़ी, और जिस पठार पर बना है उस पठार का नाम है मेसा का पठार। चित्तौड़ का किला हमने पढ़ा था कि गिरिदुर्ग की श्रेणी में है, तो ये इसके पास में पानी की व्यवस्था है। जिन नदियों के संगम पर स्थित है वो नदी हैं गंभीरी और बेड़च। चित्तौड़ दुर्ग 2 नदियों के संगम पर है जिनके नाम है गंभीरी और बेड़च। जो बेड़च नदी है इसी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। 2 नदियों का संगम गंभीरी बेड़च जिस आकृति में है, क्योंकि चित्तौड़ की जो आकृति है वो है व्हेल मछली के समान। चित्तौड़ का किला जिस आकृति में निर्मित है उस आकृति का नाम है व्हेल मछली जैसी आकृति। इस किले के उपनाम, चित्तौड़ के किले को हमने पढ़ा कि राजस्थान का इतिहास मेवाड़ से है, तो इसे जितने भी किले हैं उनका सिरमौर कहा जाता है। किलों का सिरमौर या गढ़ों का सिरमौर जिस किले को कहते हैं उसका नाम है चित्तौड़। इसे राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसे दक्षिण पूर्वी व मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिण पूर्वी और मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जब इसका निर्माण हुआ था उस समय इसका नाम था चित्रकूटगढ़, और महाराणा कुंभा ने इस किले में कुछ निर्माण कार्य करवाए, कुछ मंदिर बनवा दिए और किले में जाने के लिए प्रवेश द्वार बनवाए जिनकी संख्या 7 है। और इस किले का नाम चित्रकूटगढ़ के स्थान पर रहस्यमयी दुर्ग यानी विचित्रकूटगढ़। महाराणा कुंभा के समय चित्तौड़ का किला विचित्रकूटगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसके उपनाम में से सभी किलों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, और इसे दक्षिण पूर्वी और मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। जब इसका निर्माण हुआ तो इसे चित्रकूटगढ़, महाराणा कुंभा ने कुछ निर्माण कार्य करवाए, 7 प्रवेश द्वार बनवाए, इस वजह से इसने इसका नाम बदल के रख दिया विचित्रकूटगढ़। चित्तौड़ के किले का जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 28 वर्ग किलोमीटर। चित्तौड़ का किला 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। 28 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। और यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो मतलब जगह ज्यादा है, ज्यादा जगह है तो लोग ज्यादा रहेंगे। मतलब जहां जिस किले में आम जनता निवास करती थी या जनता निवास करती थी वो माना जाता है आवासीय किला। आवासीय मतलब रिहायशी किला, या जिसे लिविंग फोर्ट। चित्तौड़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। इसके बाद दूसरा स्थान जिस किले का है वो है जो स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर का किला। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़ का किला, दूसरा है जैसलमेर का किला। अब ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल जिसे उमेद पैलेस या फिर चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा आवासीय किला है चित्तौड़ का किला, दूसरा है जैसलमेर का किला सोनारगढ़, और सबसे बड़ा आवासीय महल जो जोधपुर में स्थित है जिसे उमेद पैलेस या चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्षेत्रफल ज़्यादा है, लोग आके रहने लगे, राजस्थान का क्षेत्र है, तो वो यहाँ क्या करेंगे भाई, आपड़ा काम करेंगे और गाजर मटर धनिया या आलू गोभी बा देंगे, मतलब खेती या फिर कृषि। राजस्थान का एकमात्र किला जिसके परिसर में खेती का कार्य या फिर कृषि का कार्य किया जाता है वो किला है चित्तौड़ का किला। एकमात्र किला है जिसके परिसर में खेती या कृषि कार्य होता है। अब
इस किले का निर्माण करवा रहे हैं मौर्य वंश के शासक, और मेवाड़ में जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का नाम है गुहिल। गुहिल जो राजवंश है उसने मेवाड़ में शासन किया था, और गुहिल राजवंश का जो संस्थापक था उसका नाम था गुहादत्त, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल। बप्पा जिसकी उपाधि है, रावल जिसकी शाखा है, और इस बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। बप्पा रावल जिसका मूल नाम है कालभोज, उसने क्या किया कि 8वीं शताब्दी के आसपास मौर्य वंश के शासक जिसका नाम था मानमोरी, बप्पा रावल के द्वारा 8वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक जिसका नाम है मानमोरी, इसको पराजित किया गया और इसने अधिकार कर लिया चित्तौड़ के किले पर। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करने वाला जो प्रथम गुहिल शासक है वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। इतिहासकार बताते हैं कि आदमी की जून में तो हो ही कुन्या, लगभग एक बार में 12 बकरे खा सकता था। ये जो धोती बांधता था वो 52 हाथ की होती थी, अब तो 52 गज का दामन हो रही। 52 हाथ की धोती बप्पा रावल, और एक बार में 12 बकरे, यानी इंसान नहीं है। इसकी जो पगड़ी मानी जाती है वो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बप्पा रावल की मानी जाती है, जो बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है। बागौर नामक पुरातात्विक स्थल तो है भीलवाड़ा में, और बागौर की हवेली यदि पूछी जाए तो वो स्थित है उदयपुर में। बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में मानमोरी को पराजित किया, चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ का किला जिस रास्ते पर स्थित है, यदि दिल्ली के शासक को मालवा या फिर गुजरात, दिल्ली के शासक मालवा और गुजरात पर यदि अधिकार करना चाहते हैं, वहां यदि आक्रमण करना चाहते हैं, तो उन्हें या तो चित्तौड़ का किला जीतना पड़ेगा सीधा रास्ता आने के लिए, या फिर वो घूम के आएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से, हरियाणा, इन राज्यों से घूम कर आएंगे। चित्तौड़ का किला जिस रास्ते पर स्थित है उस रास्ते का नाम है दिल्ली, मालवा और गुजरात। वह दुर्ग राजस्थान का जो दिल्ली, मालवा और गुजरात जाने वाले रास्ते पर स्थित है, उस किले का नाम है चित्तौड़। चित्तौड़ के किले में जो साके हुए थे उनकी संख्या थी 3। साका मतलब 2 चीजें होती हैं, एक तो केसरिया, दूसरा है जौहर। केसरिया और जौहर जब ये दोनों पूर्ण हो जाएं तो उसे साका कहा जाता है। यदि एक नहीं हुआ तो आधा साका है। अब पहले होगा केसरिया, राजपूत योद्धाओं के द्वारा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना केसरिया है। जब ये युद्ध में शहीद हो जाते थे तो इनकी जो रानियां थी वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए या तो जलकुंड में या फिर अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देती, और इसे कहा जाता था जौहर। अब दोनों में पहले क्या होगा? पहले होगा केसरिया। पहले आदमी ने मरनो पड़ेगो, जनाइया बड़के मरेगी। तो जहां भी अर्धशाखा होता है वहां केसरिया तो होगा, किंतु क्या नहीं होगा? जौहर नहीं होगा। राजस्थान में एक बार ऐसा भी हुआ कि अर्धशाखा हो गया, वो है सोनारगढ़ का किला। आगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चित्तौड़ में जो साके हुए उनकी संख्या थी 3 साके, और इसका जो पहला साका हुआ था चित्तौड़ दुर्ग का पहला साका जिस वर्ष में हुआ वो वर्ष है 1303। चित्तौड़ का पहला साका वर्ष 1303 में हुआ था। उस समय चित्तौड़ के जो शासक थे उनका नाम था रावल शाखा का शासक रतन सिंह। चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह थे। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को हम
AK यानी अलाउद्दीन खिलजी। AK से हमारा मतलब अलाउद्दीन खिलजी होगा पढ़ाई में, बाकी तो अरविंद केजरीवाल, एक वो शाहरुख खान को बेटो आर्यन खान बेवड़ो, यानी ये भी हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में हमारा मतलब सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रतन सिंह के समय किया, 1303 में किया। कौन से किले पर किया? चित्तौड़ के किले पर। अब उसने क्यों किया भाई? इसी के कुचरनी हुई भी कहे कि वो उरे ही आक्रमण करियो। तो पहला कारण तो आपको पता है कौन से मार्ग पर स्थित है? दिल्ली, मालवा और गुजरात। यानी चित्तौड़ का महत्व था वो अपने साम्राज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी एक तो उसका सामरिक महत्व चित्तौड़ के किले का, दूसरा जब शासक आक्रमण करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारा साम्राज्य बढ़ाएं। उसकी नीति थी साम्राज्यवादी नीति। और एक पुस्तक है जो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पद्मावत। और यूं पद्मावत में लिखा है कि एक देश जिसे सिंहल द्वीप कहा जाता था, एक देश जिसे सिंहल द्वीप, वहां एक आदमी जिको नाम है गंधर्वसेन, एक लुगाई तो बीरवानी जानो ही होते, बीरवानी वाला वीडियो तो सुने आपनो। तो वो थी चंपावती। अब गंधर्वसेन और चंपावती के एक बेटी जिसका नाम है पद्मिनी, या जिसे कहा जाता है पद्मावती। मलिक मोहम्मद जायसी पुस्तक लिखता है पद्मावत। वो कहता है कि एक क्षेत्र सिंहल द्वीप जिसे वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है, और यहाँ गंधर्वसेन और चंपावती इनकी पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी, या जिसे पद्मावती भी कहा जाता है। पद्मिनी के पास एक तोता था जो है हीरामन प्रजाति का तोता। हीरामन प्रजाति के तोतों की विशेषता है कि जैसे मनुष्य बोलता है उसी प्रकार से ये तोता बोलता है। अब इन फीकड़ों शुरू करियो है कि ये हीरामन प्रजाति का तोता श्रीलंका से उड़ा, मेवाड़ पहुंचा और रतन सिंह का नागो आके बतायो कि पद्मिनी बहुत स्वरूप है, तू भी के साथ ब्याह कर ले। और रतन सिंह इसके साथ विवाह कर लेता है। इतिहासकार लिखते हैं, झूठ है सच है जो भी है, कि पद्मिनी इतनी सुंदर महिला थी कि जब पानी पीती थी तो गले में से जाता हुआ दिखाई देता था। दूसरा, जब शीशे के सामने खड़ी हो जाती तो शीशा ही टूट जाता था। यहाँ की तो कौन से शीशा के सामने खड़ी हो और शीशो तोड़ दे, यहाँ 2-3 बार कर दे तो घर का कड़ तोड़ दी, ये रोजना कांच फोड़े तो खड़ी हुई यहाँ की। अब इससे विवाह कर लिया रतन सिंह ने। अब देखियो सुंदरता कड़ी है या श्रीलंका में। क्रिकेट का मैच देखा, अट्टापट्टू, जयसूर्या, मलिंगा, भाई हाथ जना बेरो पाटा है फील्डर है, तो वो बाऊ थोड़ो स्वरूप हो है, इतना काला बटे पद्मिनी या पद्मावती इतनी सुंदर कि पानी भी जातो दिखे। लेकिन जो भी है भाई सुंदरी होगी, दूसरे की पत्नी है, अपन तो सुंदरी लगेगी। तो रतन सिंह उससे विवाह कर लेता है। आ गए चित्तौड़, पहुंच गए, सागे 2 जना लिया ही आपस में, चाचा भतीजा हा, एक गोरा एक को नाम हो बादल, ये दोनों इसके साथ आ गए। अब ये चित्तौड़ पहुंचे, अब यह शीशा तोड़ने वाली, वहाँ रतन सिंह के दरबार में एक आदमी जिको नाम हो राघव चेतन। अब देखो आप पढ़ रहे हैं कि पद्मिनी जब शीशे के सामने खड़ी हो जाती तो शीशो टूट जातो, तो आदमी तो वहीं टूटे रहे। और राघव चेतन पद्मिनी ने देखी, जरक दे टूट गो। एक पर्ची बनाई, मोबाइल नंबर लिखा और पद्मिनी जारी भी नहीं भगा दी कि कर लिए फ़ोन आज तो। और अब यह पद्मिनी बात रतन सिंह ने बता दी, तो रतन सिंह राघव चेतन ने बोले यार माली पद्मिनी की रिक्वेस्ट अटका हो रही है कि तू
इसे दरबार से निकाल दिया। यो जाके गयो अलाउद्दीन खिलजी गन कि अलाउद्दीन खिलजी या पद्मिनी की इंस्टा आईडी है या भी की फेसबुक आईडी है, ये भी का मोबाइल नंबर ही, और तू कहाँ भी करके पद्मिनी ने मचका लिया बड़ो, क्योंकि मेरो अपमान करके निकाल दियो। पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन ने बताया। अब वही हुआ, अलाउद्दीन खिलजी भी टूट गई इतनी सुन के ही। आईडी उईडी देखी इंस्टाग्राम पर, एंजल प्रिया वगैरह जो भी की आईडी ही बा मत ढूंढियो थे, कदे एंजल प्रिया नामो ढूंढन लाग जाओ, पद्मिनी लादी गुनिया, अब कौन लादेगी सल्टगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने समाचार भिजवा दिया रतन सिंह को कि साहब अपना संबंध सुधर सकें और मैं एक बार पद्मिनी को देखना चाहता हूँ। तो भाई दिल्ली का शासक है, प्रभावशाली शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अब बिना लड़ाई के रिश्ते, क्योंकि लड़ाई नहीं करनी पड़ रही है और पद्मिनी दिखानी पड़ रही है, क्या दिक्कत है, दिखा देंगे, आजा, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखा दी जाएगी। तो क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी को बुला लिया, लेकिन गोरा और बादल ये दोनों बिरचगा कि या पद्मिनी अया दिखाओ करना कौन दिएड़ी है कि कोई भी आ जाएगो और देख जाएगो और चल जाएगो, तेरा गोडाम दम नहीं है तो उल्टी गा लिया, लेकिन अया इन्हें बेस की नहीं मत दिखावे, कोई आओ भी नहीं, तू भी देख जा, तू भी देख जा, युद्ध कर ले अलाउद्दीन खिलजी के साथ। इसने कहा रतन सिंह ने कि आपको नहीं पता राज्य कैसे चलता है, भागो जाओ थे, दिखाऊंगा मेरे लोग या गाँव ने दिखाने ले आऊँगा, जी बाड़ूंगा अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है भाई, दिखा दे। ये दोनों चले गए। अलाउद्दीन खिलजी आयो। अब अलग अलग मत हैं, कोई कहता है कि एक शीशे में परछाई दिखाई गई, कोई बताता है पानी में दिखाई गई, क्यों भी है बिन पद्मिनी दिखा दी। और आप सुन रहे हैं इतिहास में कि पद्मिनी को देखते ही शीशा ही टूट जाता था, तो अलाउद्दीन खिलजी भी जरक दे ही टूट गो, गोडा पकड़ लिया। हे भगवान, पद्मिनी अथावज ने बात बनाई। अब क्या करते हैं कि जब मेहमान आता है तो एक अपना नियम ही है, उसे मुख्य दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। पहले की बात है, आप तो बस में बैठा के आवा कि वो निर्भाग जाना तो सूखो रोटी खावा, कद दिन होगा रोज ना बुझे, तेरो रिजल्ट कदा होगो, तेरो फलान कद होगो, दिक्कत कद होगो, या तो गुने पड़े रहे। तो ये रतन सिंह भी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ के मुख्य दरवाजे तक छोड़ने आता है कि भाई जी चल जाओ थे। तो अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को वहाँ से बंदी बना लेता है कि चाल दिल्ली चलांगा, दिल्ली चाल के तन बड़े कोई फैक्ट्री में लगा दे, इसमें अंडा को धक्का खा तो कमाओ गुजना ही पार पड़ेगी। इन्हें दिल्ली उठा लेगो, अपहरण कर लियो। और यदि आपको रतन सिंह चाहिए, समाचार भेज दिया चित्तौड़ में कि रतनो चाहे तो पद्मिनी ले आओ। बिना पद्मिनी रतन सिंह को नया छूटा है। अब पद्मिनी गोरा बादल के पास समाचार भेजा जाता है कि बिन तो उठा लेगा वाल रतनियन, तो कहीं भी करके छुटाओ, नहीं मन जाना पड़ेगा। गोरा बादल आते हैं, इनके नेतृत्व में सेना तैयार की जाती है, और जो सेना तैयार होती है उसमें, क्योंकि बात हुई है पद्मिनी को लानी पड़ेगी, अकेली जाएगी नहीं, और सिपाही भी अलाउद्दीन वाला राज्य हो रहा है कि रानी भी आऊँगी, मज़ा होगा, आप भी एक आध दिन रिक्वेस्ट भेज देंगे। तो रानियों के वेश में बड़ा तैयार कर लिया निरा राणा, मतलब सैनिक। ये कहानियाँ हैं, दंत कथाएं हैं, जरूरी नहीं है कि इतिहास में लिखा हो कि रानी की जगह राणो हो, राणो को हो, रानी ही फलान है, इतना करना जाके कौन देख के आयो के है। तो ये सैनिक तैयार कर लिए गए। जहाँ पद्मिनी को बिठाना था जिस पालकी में, उसमें एक लोहार को बिठा दिया कि लोहारडा तेरा औजार उठा ले और तन्ना आज पद्मिनी बढ़ा देंगा। वो भी बोलो ठीक है, लोहारडा तो ये काम तो गैल छुटाई है, थोड़ा मारता मारता उमर गई, पद्मिनी बन की देख लिया। ये तैयार हो गए, इसे पद्मिनी बनाया। वहाँ पहुँचे तो कहा गया कि एक बार दोनों को मिला दो, रतनन पद्मिनी दोनों मिला तो दो बेचारान। तो जैसे ही रतन सिंह वहाँ पहुँचा, पालकी खोली, खुलता ही यो लोहारडा तू क्यों बना, तो बेड़ी कटवा ले आगन, नहीं तेरी पद्मिनी भी जाएगी, राजाशाही भी जाएगी। ये इसकी बेड़ियाँ काट देता है और वहाँ से निकल लेते हैं। जो युद्ध होता है वहाँ पर, उसमें गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हुए, रतन सिंह चित्तौड़ पहुँच गो,
आते ही पद्मिनी मिल लियो भाई, हाँ गाँव राज्य कुछ। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वो पद्मिनी ने बोलियो बने, हाँ ये पीछे पीछे सेना लेकर आ गया और चित्तौड़ पर आके डेरा डाल लिया कि अब युद्ध करांगा, पद्मिनी तो कहीं भी करके ले जाऊँ चाहे क्यों हो जाऊँ। तो ये जो युद्ध हुआ वो 1303 में हुआ था। 1303 में उस समय रतन सिंह शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उसके कारण ये थे कि एक तो चित्तौड़ का सामरिक महत्व है, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, और एक मलिक मोहम्मद जायसी ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत में वो लिखता है कि सिंहल द्वीप जिसे वर्तमान में श्रीलंका कहा गया है, वहाँ गंधर्वसेन और चंपावती की पुत्री जिसका नाम है पद्मिनी, और पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में एक तांत्रिक था रतन सिंह के दरबार में जिसका नाम है राघव चेतन। उसने जाके चेता दिया कि भाई पद्मिनी है कि सुंदर है, उसने उसकी सुंदरता की जानकारी दे दी। अब जो युद्ध हुआ उसमें गोरा बादल का बलिदान हुआ। अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच गया, रतन सिंह के साथ युद्ध किया। युद्ध में जो केसरिया किया गया वो करेगा रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के द्वारा केसरिया किया गया और उसी के साथ जो रावल शाखा थी उसका समापन हो गया। 1303 में ये शाखा हुआ। 1303 से लेकर 1326 का जो काल था वो चित्तौड़ में साम्राज्य निर्माण का काल माना जाता है। फिर सिसोदा गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम था हमीर देव सिसोदिया, उसने यहाँ सिसोदिया शाखा की स्थापना की। तो रावल रतन सिंह ने केसरिया किया। जौहर किया गया था पद्मिनी के द्वारा। जौहर किया पद्मिनी ने और पद्मिनी के साथ लगभग 1600 महिलाओं ने जौहर किया। ये जो जौहर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। यह है अग्नि जौहर था। राजस्थान का प्रथम जौहर 1301 में हुआ था रणथंभौर में। राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर हुआ था 1303 चित्तौड़ के किले में, जो पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 महिलाओं के साथ, आप तो गई सो गई 1600 ने और लेगी सा गए, उसके साथ ये जौहर हुआ। इस युद्ध में विजय प्राप्त की अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी विजित हुआ और उसने क्या किया, चित्तौड़ का किला जीतकर अपने बेटे जिसका नाम था खिज्र खान कि चित्तौड़ संभाल ले बेटा, पद्मिनी तो रीको ने अभी की याद नहीं मांग सके, तू जी लिए मैं तो जाऊँ बूढ़ा होगा। अब खिज्र खां को ये किला सौंप दिया और अपने बेटे के नाम पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद। राजपुताने का वह दुर्ग जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद रखा गया उसका नाम है चित्तौड़ का किला। 1303 में रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस युद्ध में उसका इतिहासकार दरबारी जिसका नाम है अमीर खुसरो, जिसे तूती ये हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है, वो इसके साथ था और उसने 1303 के साके का आंखों देखा हाल लिखा है। वह इतिहासकार जिसने चित्तौड़ के प्रथम साके का आंखों देखा हाल लिखा, उस इतिहासकार का नाम है अमीर खुसरो। उसने पुस्तक लिखी थी खजाइन उल फतूह है, या जिसे कहा जाता है तारीख ए अलाही। अमीर खुसरो के द्वारा पुस्तक लिखी गई खजाइन उल फतूह है, या जिसे तारीख ए अलाही कहा जाता है। इसमें उसने चित्तौड़ के किले का जो पहला साका है उसका वर्णन किया। इस प्रकार ये पहला साका पूरा हुआ। रतन सिंह ने केसरिया किया, पद्मिनी ने जौहर किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किला जीत लिया, उसका नाम खिजराबाद रख लिया। इसमें साके हुए थे 3। दूसरा जो साका हुआ वो हुआ था 1534। चित्तौड़ का जो दूसरा साका हुआ उसका वर्ष है 1534 और उस समय चित्तौड़ का शासक था विक्रमादित्य। चित्तौड़ के दूसरे साके में यहाँ का जो राजा था उसका नाम है विक्रमादित्य। आक्रमण किया था बहादुर शाह खिलजी। जो आक्रमणकारी है वो है बहादुर शाह खिलजी
वही नीतियां हैं, साम्राज्य बढ़ाना है, चित्तौड़ का सामरिक महत्व है। अब बरबर में पद्मिनी तो आओगे ना बिगले तो कुणाओगे लड़ने, ये इसके कारण थे कि उसे साम्राज्य भी बढ़ाना था, चित्तौड़ का सामरिक महत्व यानी दिल्ली मालवा जो अभियान है उन्हें भी संचालित करना था। इस वजह से उसने आक्रमण कर दिया। जब इसने आक्रमण किया उस समय विक्रमादित्य अल्पवयस्क था, यानी ऐसी स्थिति में नहीं था कि ये युद्ध लड़ सके। तो इसकी जो माता थी जिसको नाम है हाड़ी रानी कर्मावती, कर्मावती जो विक्रमादित्य की माता है, पत्नी की है, विक्रमादित्य के बाप की, और बाप को नाम हो राणा सांगा। राणा सांगा के अधीन एक किला था जिसका नाम था रणथंबोर का किला। इस बहादुर शाह ने 1534 से पहले आक्रमण किया 1533 में। आप कई जगह पढ़ोगे कि चित्तौड़ का दूसरा साका 1533-34 में हुआ, तो उसने 1533 में आक्रमण कर दिया। और कर्मावती ने सोचा कि यो टाबरी है विक्रमादित्य, बेफाल तुम कोई गड़बड़ हो जाएगी, बर देखो पूर पल्लो, तो डरती 1 किलो सौंप दियो कि 23 किलो ले लो रणथंबोर को और उल्टा चला जाओ। ठीक है भाई, बहादुर शाह चला गया। 1 वर्ष बाद ही दोबारा कि गैलडी बार किलो दियो हो, अब कल खेरो के था जा वो उल्टा चला, क्यों उनके तो अथावे को गेड़ खाली हाथ तो आवे को ना। तो स्थिति अभी भी वही है, वो तो टाबरी है 1 साल में कि युद्ध सहन कर ले हो। कर्मावती ने क्या किया कि भाया विक्रम तू एक काम कर, तेरो भाई है उदय सिंह, बी कैसा गए तारा नाने रे चल जाओ बूंदी। विक्रमादित्य को उसके भाई उदय सिंह के साथ बूंदी भेज दिया और इसने समाचार भेजा प्रतापगढ़ में एक स्थान है जिसका नाम है देवलिया, और वहां का एक छोटा राजा था जिसका नाम है बाघ सिंह। ये बाघ सिंह का समाचार भेज दियो कि बाघला आक्रमण हो गया है, तू आ जा। यानी बाघ सिंह को चित्तौड़ के दूसरे साके में कर्मावती ने ये किला सौंप दिया और खुद ने क्या किया कि अपनी सहायता के लिए मुगल बादशाह जिसका नाम था हुमायूं को राखी भेज दी कि ते मेरी सहायता करो। हुमायूं बेचारू की सहायता करे, शेरशाह सूर्यों लोग तो आंडो ओ बोलो मन शेरशाह कुट्टा देख ले वो तो खड़े न खड़े मेरे दर्द देखो, ये सहायता के लिए नहीं पहुंच पाया। अब युद्ध हो रहा है, तो जो केसरिया किया गया था वो बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ। चित्तौड़ के दूसरे साके में जो केसरिया किया वो देवलिया के रावत जिनका नाम है बाघ सिंह, उसने केसरिया किया। और जो जौहर किया गया था वो किया एक तो कर्मावती ने, दूसरी विक्रमादित्य की पत्नी थी जिसका नाम था जवाहर बाई। अब मन में विचार यो आ रहा है कि विक्रमादित्य तो अल्पवयस्क हो, बिके पत्नी कठियों आ गई, तो वो राजा को बेटो हो, थाली नहीं को हो कि बिहारों ले आओ फलान करो दिक्कत करो, वह काम भी को नहीं। बचपन में उसका विवाह हो गया, बाल विवाह होते थे, अब तो बाल उड्याबाद में ही को नहीं हो रहा। तो ये जवाहर बाई एक तो विक्रमादित्य की पत्नी है, दूसरी विक्रमादित्य की माता राणा सांगा की पत्नी कर्मावती के द्वारा यहाँ जोर किया गया और इस किले का इस प्रकार से दूसरी बार पतन हुआ। दूसरा जो साका हुआ वो 1534 में हुआ था। विक्रमादित्य शासक था, आक्रमण किया था बहादुर शाह खिलजी ने, और बहादुर शाह खिलजी ने 1534 से पहले 1533 में आक्रमण किया, तो कर्मावती ने उसे रणथंबोर का किला सौंप दिया। दोबारा 1534 में आ गया और इस विक्रमादित्य को अल्पवयस्क होने के कारण उसके भाई जिनका नाम है उदय सिंह, उसके साथ कि तेहतारा नाने रे बूंदी चला जाओ उरत अनछेत्ता को बेफालतू यो बहादुर शाह, उसको उसके ननियाल भेज दिया। और प्रतापगढ़ में एक स्थान है देवलिया, वहाँ का छोटा शासक यानी रावत जिसका नाम था बाघ सिंह रावत, उसको चित्तौड़ का किला सौंप दिया। अब जो केसरिया किया वो बाघ सिंह के नेतृत्व में। बाघ सिंह का जो स्मारक बना हुआ है वो चित्तौड़ का प्रवेश द्वार जिसका नाम है पाटनपोल,
या पाटवन पोल। भाग सिंह का स्मारक यानी उसकी मूर्ति पाटन पोल पर निर्मित है। जौहर किया वो कर्मावती ने और विक्रमादित्य की पत्नी जिनका नाम था जवाहर बाई के द्वारा जौहर किया गया था। चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था वो हुआ था वर्ष 1567-68 में, और इस समय चित्तौड़ का राजा था उदय सिंह। चित्तौड़ के तीसरे साके में चित्तौड़ का शासक उदय सिंह था। आक्रमण करने वाला था मुगल शासक अकबर। अब देखिए अकबर का आक्रमण है, कितना बड़ा शासक है, आप नाम सुन के अंदाजा लगा सकते हो। तो इस पर तो आक्रमण किया है, ये तो बेचारा ये हालत ही क्यों नहीं। तो अकबर ने आक्रमण किया, क्यों? एक तो अकबर की नीति सुलह ए कुल, यानी राजपूत जो राज्य हैं उनको किसी भी तरह से उनकी पुत्रियों से विवाह कर लो, उनके साथ युद्ध कर लो या फिर उनके साथ संधियां कर लो, क्यों भी करो, चाहे मन्नब राजपूत राज्य चाहिए। तो ये उसकी नीति थी, उसके तहत वो तो बहाने ढूंढता था। और मालवा का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के आसपास, इस मालवा का एक शासक था जिसका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर अकबर का विरोध करने लगा, तो अकबर ने इसे मालवा से हटा दिया। यो आपका पूर गुदड़िया उठाया और की शरण में आगो, उदय सिंह की शरण में आगो कि मन शरण दो साहब। तो ये कारण मिल गया कि उदय सिंह ने मालवा के मुगल विरोधी शासक जिनका नाम है बाज बहादुर उसको शरण दे दी। तो आक्रमण किया अकबर ने, और कब किया था? 1567-68 में। उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप, जगमाल और एक है शक्ति सिंह। स्थानीय सरदार चाहते थे कि मृत्यु के बाद प्रताप राजा बन जाए। भटियानी रानी के प्रभाव में जगमाल को राजा घोषित कर दिया। ये बेचारे क्यों गुने थे शक्ति सिंह के, तो नाराज हो गो और नाराज होकर शरण में चले हुए हो अकबर के। जब वहां पहुंचा तो अकबर योजना बना रहा था कि मुझे किस पर आक्रमण करना है? उदय सिंह पर। तो शक्ति सिंह ने ये सब सुन लिया, वापस आयो भाग्यो कि पापा जी ताना अकबर छेता को चाहे कदी छेतो। अकबर के आक्रमण की सूचना उदय सिंह को देने वाला था उसका पुत्र जिसका नाम है शक्ति सिंह। उसने सूचना दे दी कि अकबर आक्रमण करेगा। इतनी सुनता ही उदय सिंह भाग के, तू एक काम कर, मेरा चार्जर लिया और मैं जाऊँ जातो रहती हूँ। गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया। दो व्यक्तियां भागतो मैसेज कर दियो, एक तो जयमल मेड़तियान, दूसरा है फत्ता सिसोदिया कि आ जाओ चित्तौड़ को किलो संभाल लो, अकबर आगो है, मैं तो भाग रहा हूँ। गोगुंदा की पहाड़ियों में छुप गया। जयमल मेड़ता है तो नागौर से, और फत्ता सिसोदिया इसका संबंध है आमेट, और आमेट है राज संबंध में। जयमल मेड़तिया का संबंध तो है नागौर से, फत्ता सिसोदिया का संबंध है आमेट राज संबंध से। इन दोनों को चित्तौड़ का किला सौंप दिया और खुद जाकर गोगुंदा की पहाड़ियों में छुप गया। कि मतलब मेवाड़ का भगोड़ा शासक है, इस परिस्थिति में अपने राज्य को छोड़कर चला गया। कर्नल टोड कहता है कि राणा सांगा और प्रताप के बीच यदि उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास आज बहुत अधिक उज्जवल होता, क्योंकि इसने आक्रमण के समय अपनी जनता को छोड़ दिया। अब किला तो इसने छोड़ दिया, इन दोनों ने संभाल लिया, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने। एक बार जयमल क्या करवा रहा था कि जो किला है चित्तौड़ का उसकी दीवारों का निर्माण करवा रहा था कि आक्रमण हो रहे हैं, दीवारें टूट गई हैं, तो थोड़ो चेजो बाठो भी कर लिया, इन आपा जचवा दिया। अकबर ने देखा तो क्या किया, अपनी बंदूक उठाई जिसका नाम है संग्राम। अकबर ने अपनी बंदूक जिसका नाम था संग्राम उससे गोली चलाई और वो गोली जयमल के पैर में लग गई। जयमल घायल हो गया। जयमल ने अपना एक संबंधी था जिसको नाम हो वीर कल्लाजी राठौड़। जयमल ने कल्लाजी राठौड़ को बुलाया कि अजय भाई मेरे तो गोड़ा तोड़ गए रही, और इस कल्लाजी राठौड़ ने क्या किया, जयमल को अपने कंधों पर बैठा लिया। अकबर ने देखा कि दो तलवार तो कल्लाजी का हाथ में ही, दो तलवारी का हाथ में ही, ये तो कोई आदमी बने और ही बड्डो ही सांग है। इसने कहा कि ये इंसान नहीं है, ये है देवता, और वो भी चार हाथों को।
4 हाथों का लोक देवता कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। अकबर के द्वारा इसे कहा गया था। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने अकबर के साथ युद्ध लड़ा उसका नाम है कल्लाजी राठौड़। इस युद्ध में जो केसरिया करेंगे वो करेंगे एक तो जयमल, दूसरा उसके साथ में करेगा फत्ता। जो जौहर किया गया वो फत्ता की पत्नी है जिसका नाम है फूल कंवर। चित्तौड़ के तीसरे साके में फूल कंवर का जौहर, जयमल फत्ता के द्वारा केसरिया और अकबर की विजय हो गई। अकबर जयमल फत्ता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने एक किला जिसका नाम है आगरा का किला, उस किले पर इन दोनों की मूर्तियां बनवा दी, पाषाण यानी पत्थर की मूर्तियां। वह शासक जिसने जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां आगरा के किले पर बनवाई उसका नाम है अकबर। अकबर से राजपूताने के शासक प्रभावित थे, एक तो मान सिंह, दूसरा है बीकानेर का राय सिंह। तो राय सिंह ने भी एक किला बनवाया था जिसका नाम है जूनागढ़ का किला और वो भी अकबर से प्रभावित हो गया। जैसा अकबर ने किया वैसा ही उसने कर दिया। जयमल फत्ता की मूर्ति बना दी गजारूढ़, गज यानी हाथी, आरूढ़ यानी सवार, हाथी पर सवार इनकी मूर्तियां उसने जूनागढ़ का जो प्रवेश द्वार है जिसका नाम है कर्णपोल। वह शासक जिसने जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ के कर्णपोल नामक द्वार पर बनवाई थी उसका नाम है राय सिंह। इस प्रकार से चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न हुआ। इसमें अकबर की विजय हुई और उसने किला अपने अधीन कर लिया। बताते हैं कि जब अकबर ने यह किला अधीन किया उस समय यहाँ लगभग 30,000 हिंदू निवास करते थे। तो अकबर ने उन हिंदुओं को मरवा दिया। अकबर के जीवन का जो कलंक माना जाता है वो ये कलंक भी माना जाता है। दूसरा, इस वजह से चित्तौड़ का जो किला है वो भारतीय इतिहास का सर्वाधिक रक्त रंजित किला माना जाता है। आज हमारा पहला किला था चित्तौड़ का किला जो चित्तौड़ में स्थित है। इसका निर्माण अशोक के पुत्र जिनका नाम है संप्रति के द्वारा आरंभिक निर्माण करवाया गया। फिर इसके बाद 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य को इसका निर्माता माना जाता है। चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है, मेसा के पठार पर स्थित है, गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर स्थित है। इस किले की जो आकृति है वो व्हेल मछली के समान है। इस किले को सभी किलों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी और मालवा का प्रवेश द्वार। निर्माण के समय इसे चित्रकूटगढ़, महाराणा कुंभा ने 7 प्रवेश द्वार बनवाए और इसका नाम विचित्रकूटगढ़ रख दिया। ये किला 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा किला है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय, रिहायशी या फिर लिविंग फोर्ट माना जाता है। दूसरा है सोनारगढ़ जैसलमेर और सबसे बड़ा आवासीय जो महल है उसका नाम है जोधपुर का उमेद पैलेस जिसे छित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। एकमात्र किला है जिसमें खेती या कृषि कार्य किया जाता है और इस किले पर अधिकार करने वाला गोहिल वंश का प्रथम शासक था बप्पा रावल जिसे कालभोज कहा जाता है। इसने 8वीं शताब्दी में मौर्य शासक जिनका नाम है मान मौर्य उनको पराजित कर किले पर अधिकार किया था। चित्तौड़ का किला दिल्ली, मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इसमें 3 साके हुए थे। साका मतलब केसरिया और जौहर। इसका पहला साका 1303 में रतन सिंह के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया क्योंकि उसकी साम्राज्यवादी नीति। चित्तौड़ का सामरिक महत्व है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत के अनुसार सिंहल द्वीप जिसे श्रीलंका कहा जाता है वहाँ गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री जिसका नाम था पद्मिनी या जिसे पद्मावती कहा जाता है उसको प्राप्त करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को उसकी सुंदरता की जानकारी दी थी राघव चेतन के द्वारा दी गई। इस युद्ध में जो बलिदान हुआ वो गोरा बादल का बलिदान हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई, रतन सिंह ने केसरिया किया और पद्मिनी के द्वारा लगभग 1600 रानियों के साथ जौहर किया गया था। ये जो जौहर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है और ये एक अग्नि जौहर था। अलाउद्दीन खिलजी ने किला विजित करके अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया और इसका नाम उसके नाम पर खिजराबाद रख दिया। अमीर खुसरो ऐसा इतिहासकार है जो चित्तौड़ के किले का आंखों देखा हाल यानी उस साके का आंखों देखा हाल लिखता है और इसने पुस्तक लिखी खजाइन उल फतह है जिसे त्वारीख ए इलाही कहा जाता है। इस प्रकार पहला साका संपन्न हुआ। दूसरा साका हुआ था वर्ष 1534 में। उस समय यहाँ का शासक था विक्रमादित्य। बहादुर शाह खिलजी का आक्रमण हुआ। 1533 में कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर का किला सौंपा और 1534 में जब आक्रमण किया
तो विक्रमादित्य को अल्पवयस्क होने के कारण उसके भाई उदय सिंह के साथ उनके ननियाल बूंदी भेज दिया। देवलिया के रावत जिनका नाम था बाघ सिंह को चित्तौड़ का किला सौंपा। कर्मावती ने अपनी सहायता के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और जो केसरिया किया गया वो बाघ सिंह के नेतृत्व में। बाघ सिंह का जो स्मारक बना हुआ है वो पाटनपोल नामक द्वार पर है। जो जौहर किया वो कर्मावती ने और विक्रमादित्य की पत्नी जिनका नाम है जवाहर बाई के द्वारा जौहर किया गया था। तीसरा साका हुआ वर्ष 1567-68 में। उस समय मेवाड़ी शासक था उदय सिंह, आक्रमण करने वाला था मुगल बादशाह अकबर और कारण था उदय सिंह द्वारा मालवा के मुगल विरोधी शासक बाज बहादुर को शरण देना। इस आक्रमण की सूचना उदय सिंह को उसके पुत्र शक्ति सिंह के द्वारा दी गई। सूचना मिलने पर उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया। जयमल मेड़तिया जो नागौर से हैं, फत्ता सिसोदिया जो आमेट ठिकाना राजसमंद से हैं, उनको ये किला सौंप दिया था। और जयमल मेड़तिया अकबर की संग्राम नामक बंदूक से घायल हुआ, जिसे कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधों पर बैठाकर अकबर से युद्ध लड़ा। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों का लोक देवता कहा जाता है। जो केसरिया किया गया था वो जयमल और फत्ता के नेतृत्व में। जौहर किया गया था फत्ता की पत्नी जिनका नाम है फूल कंवर। अकबर जयमल फत्ता से प्रभावित हुआ और उनकी पाषाण मूर्तियां आगरा के किले पर बनवा दी। राय सिंह अकबर से प्रभावित हुआ और जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ के करणपोल प्रवेश द्वार पर बना दी। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगामी स्थापत्य कला पर बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।